जैसे एलोपैथी के इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, इतना मार्केट चल रहा है, होम्योपैथी ऐसा क्यों नहीं करता? नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं डॉक्टर अनिलेश तिवारी सर के यहाँ, बीएचएमएस एमडी। सर को लगभग 15 से 20 साल की प्रैक्टिस है और सर ने काफ़ी अच्छी और काफ़ी लोगों को होम्योपैथी के ज़रिए आराम दिया है। तो सर से आज हम जानेंगे होम्योपैथी की और बेहतर नॉलेज लेंगे कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। और सर, होम्योपैथी में आप पोटेंसी कैसे डिसाइड करते हैं? होम्योपैथी के लिए पोटेंसी का निर्धारण करना एक टास्क वर्क है। टास्क वर्क ऐसा है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को पूछते हैं कि आप पोटेंसी का निर्धारण कैसे करते हैं, और हर डॉक्टर के लिए जजमेंट, कुछ लोग तो फिक्स कर लेते हैं कि हमें यही पोटेंसी देना है। पर अलग अलग स्टार्ट वर्ड्स को जब आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर ह्यूज को देखेंगे लो पोटेंसी, डॉक्टर हैनीमैन को देखेंगे तो हाई, लो, डायनामिक, इवन फ्लेक्शन पोटेंसी तक का इस्तेमाल करते हैं दवाई देने का जो मेथड अपनाया। डॉक्टर डनहम को देखेंगे तो हाई पोटेंसी, डॉक्टर बोरिक मैथमेटिका और क्लार्क को खोलेंगे तो हाई, लो, मीडियम सब कुछ मिलता है। कुछ लोग लो में संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग हाई में हो, पर ऐसा नहीं है। जब आप सही तरीके से पेशेंट की सेंसिटिविटी, उसके डिसीज़ के पैरामीटर को समझते हैं तो वहाँ पर आप पोटेंसी का निर्धारण एक अपने मजबूत जजमेंट से, जो मजबूत एक्सपीरियंस लिखे हैं हमारे स्टालवर्स ने, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, मैं अपने प्रैक्टिस में एक्यूट केसेस में हम लो पोटेंसी देता हूँ। मैं 200 इवन 30 पोटेंसी भी नहीं देता हूँ। मैं एक्यूट केसेस में 6C या 12C पोटेंसी को फ्रिक्वेंटली रिपीट करता हूँ, 2-2 3 दिन, जहाँ फीवर है या सर्दी जुकाम सीवियर है, डायरिया है। और क्रोनिक केसेस में, प्रॉपर क्रोनिक केस में, ट्रू नेचुरल क्रोनिक केसेस में, वहाँ पर हम 200, 1 AM या 50 मिलीसिमल पोटेंसी देता हूँ। और जहाँ पर पैथोलॉजिकल केस आते हैं, मतलब बिल्कुल पेशेंट ऐसा है कि अब गया कब गया, मल्टी आर्गन फेल, या पता चला कि क्रोनिक रीनल फेल्योर है उस पेशेंट को, ऐसे केसेस में, या हार्ट वर्क नहीं कर रहा है पर वहाँ पर हम पेशेंट को में भी बहुत लो पोटेंसी या 3x या मदर टिंचर पोटेंसी में दवाइयों का निर्धारण करते हैं। तो कुछ लोग एक्यूट केसेस में बहुत हाई पोटेंसी देते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर हमारे हिसाब से मैं लो पोटेंसी देता हूँ। तो पोटेंसी का एक पैरामीटर ऐसा है जिसमें होम्योपैथी में हमेशा प्रश्न उठते रहे। डॉक्टर हैनीमैन के समय में भी इस बात की हमेशा उनसे भी इसका जिक्र हुआ कि आप कहीं हाई देते हैं, कहीं लो देते हैं, तो क्या कैसा। तो ये ठीक इसका निर्णय मैं ऐसे कर देता हूँ कि जब कोई अच्छा मजबूत ड्राइवर हो जाता है, गाड़ी सीख लेता है, तो उसको पूछना कि ब्रेक कितना लगाना है, तो इसका असेसमेंट, जो इसका जजमेंट है, ये खुद ड्राइवर करता है कि हमको कितना तेज ब्रेक लगाना है और कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है। तो ये जो निर्णय है, एक अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद 8 साल 10 साल के बाद आदमी को लगता है कि हम यहाँ कौन सी पोटेंसी को अप्लाई करूँ, और उसके लिए आप डॉक्टर क्लार्क की द प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर बोरिक की मैथमेटिका, आप जब इनको अध्ययन करेंगे, और डॉक्टर डनहम की फिलॉसफी, वहाँ पर क्लियर होता है कि हम कौन सी पोटेंसी का इस्तेमाल किस केस में करें। तो पोटेंसी का निर्धारण हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे अनुभव पर, हमारी जी, मेहनत पे डिपेंड करता है। जी। सर, और जैसे अगर कोई पेशेंट आया, आपने उसकी प्रॉपर केस टेकिंग ली, फिर जैसे आपने मेडिसिन एकदम करेक्ट सेलेक्ट की, इस पेशेंट को ये मेडिसिन जानी है, लेकिन फिर आपने उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसको डॉक्टर को, या कोई भी सिचुएशन हुई, उसने गलत पोटेंसी दे दी, या तो बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो, जो देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाया। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, या फिर आराम ना मिले, ऐसा कुछ? देखो, पहला नंबर, मरीज को तो आराम नहीं मिलेगा। यदि हाँ। हमने सही पोटेंसी नहीं दिया है तो पेशेंट को आराम उतना नहीं मिलेगा। ओके। और ये बहुत हाई पोटेंसी है तो हल्का फुल्का एग्रावेशन भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करे, पर एग्रावेशन तो करे। कौन सी मात्रा देंगे जो मरीज के लिए एक्यूरेट सुटेबल हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, प्रॉपर जा कर के हमारे गोल को, हमारे मिशन को कंप्लीट करे। जी, इसलिए पोटेंसी यदि आगे पीछे है तो दवाई काम करने का संभावनाएं जरूर है कि कम रहती है। जी। सर, तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनमें कुछ निर्धारक पोटेंसी हो, ऐसा कुछ होता है क्या? ज़्यादातर यदि आप इंडियन ड्रग देखते हैं, भारतीय औषधियाँ देखते हैं, जो जैसे अब्रोमा अगस्टा है, जेनोसिया अशोका है, टर्मिनेलिया अर्जुना है, एजाडिरेक्टा, इंडिका है, एगिल मार्मलस, ये डॉक्टर शरद चंद्र घोष ड्रग ऑफ हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से इसका वर्णन करते हैं। तो इंडियन ड्रग
और कुछ वेजिटेबल मेडिसिन जो ऑर्गेनोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, जो केवल पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करती हैं, जैसे कार्डस मैग्नस हो गया, आपका चियोनेंथस हो गया। ये बहुत लिमिटेड इनकी या तो प्रूविंग में केवल ऑर्गन पे जाके एक्शन करती हैं। ऑर्गेनोपैथिक दवाइयों को हम लो पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, यानी मदर टिंचर से 1x और 3x। जो हमारी पॉलीक्रिस्ट दवाइयाँ हैं, जो मिनरल किंगडम की दवाइयाँ हैं, जैसे औरामेट, नेट्रम्योर, फास्फोरस, साइलिसिया, सीपिया, ये दवाइयाँ बड़ी वेल प्रूव्ड दवाइयाँ हैं। इनको हम हमेशा हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, 1 AM 10 AM CM। क्रोनिक केस में, एक्यूट में है तो वहाँ भी हम 30-60 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो मेडिसिन का फिक्स पैरामीटर है, तो मेडिसिनों के कुछ अकॉर्डिंग तो है। जैसे जो मेडिसिन ऑर्गेनोपैथिक है उनको हाई पोटेंसी, अब आप ब्रोमागास्टा को 1 M में देंगे तो मेरे अंदर से किसी बहुत कम राइटर, ऐसा हमने तो किसी राइटर को नहीं देखा है, यानी इसको मदर टिंचर फॉर्म में ही दिया जाना चाहिए, या नहीं तो 1x में या 3x में। मतलब मदर टिंचर 1x 3x जो ऑर्गेनोपैथिक ड्रग, खासतौर से इंडियन ड्रग, जो होम्योपैथिक इंडियन ड्रग हैं, उनको लोएस्ट पोटेंसी में दें। जो डेंजरस ड्रग हैं जैसे ओपियम है, आयोसाइमस है, ये पोटेंसी हमेशा हाई पोटेंसी में इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एलोपैथी के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, इतना मार्केट चल रहा है, होम्योपैथी ऐसा क्यों नहीं करता? देखिए, किसी चीज़ का कंट्रोवर्सी इसलिए होता है, उसको ना समझ कहते हैं। जी ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, जी डॉक्टर हेनीमैन के समय की कंट्रोवर्सी है। उनको कितना संघर्ष करना पड़ा है, सहारे छोड़ना पड़ा। एक ही बाय द एलोपैथिक फिजिशियन, एलोपैथिक वर्ड भी उन्होंने ही दिया। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एलोपैथिक वर्ड उन्होंने अलग अलग पद्धतियों का विभाजन जो किया, डॉक्टर हेनीमैन ने ही किया था। तो एक वो डॉक्टर थे, बट उन्होंने कोई अपने नाम कमाने के लिए, कोई अलग दुनिया में करने के लिए कोई अलग बदलाव करके शाखा नहीं बना लिया। उन्होंने ट्रीटमेंट की विधा का सही निर्धारण किया कि वास्तव में इलाज होता क्या है। तो उन्होंने भी, जब उसके समय कंट्रोवर्सी हुई, तो डॉक्टर हेनीमैन ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, और हर फील्ड में हर व्यक्ति को बड़ा गहराई से चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि कंट्रोवर्सी अज्ञानता है, जी ज्ञान में कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ जब कंट्रोवर्सी होती तो अज्ञानता की वजह से। जब कोई व्यक्ति कंट्रोवर्ट करेगा, यदि वो नेचुरल नहीं होगी, होलिस्टिक नहीं होगी, यानी उसको उसने अपने ऊपर पहले अप्लाई नहीं किया है, उसको खाया नहीं है, उसके प्रभाव को सही तरीके से देखा नहीं है, देखा नहीं है। इसलिए उसके लिए कंट्रोवर्सी लगातार चलती है। यदि वो महान नहीं होती पद्धति, इतनी होलिस्टिक नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती, जी इतना साइंटिफिक नहीं होती, तो उस ज़माने के हाँ डॉक्टर केंट एक महान फिजिशियन थे अमेरिका के, डॉक्टर हेरिंग ही वॉज ग्रेट सर्जन इन अमेरिका, जी डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर रदरफोर्ड रसेल ब्रिटिश में, डॉक्टर ह्यूज ही वॉज MBBS MD। उस जमाने के मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर गरेंसे, डॉक्टर SC एलन, ये सब MD, इनके आप डिग्री में देखेंगे MD लिखा आपको मिलेगा। जी तो ये डॉक्टर सब दूसरे स्कूल के थे, एलोपैथिक सिस्टम के थे, और होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए, क्योंकि ये मनुष्य की संवेदना को और इस चिकित्सा के इलाज को सही तरीके से समझते थे कि हमको करना क्या है। तो कंट्रोवर्सी केवल हमारी जड़ता है। जी यदि जानता से हम कंट्रोवर्सी, किसी भी चीज़ की हम कंट्रोवर्सी तभी करेंगे जब हमको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान और जब ज्ञान आएगा तो हम कंट्रोवर्सी के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम उस चीज़ की उन्नति को सही तरीके से स्वीकार करेंगे। डॉक्टर हेनीमैन केवल कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे थे एलोपैथिक सिस्टम के अनुसार, जी एक नए सिद्धांत को सही रूप में गढ़ रहे थे, उसको पूर्ण कर रहे थे, उसको पूरा भी किया उन्होंने। जी तो ये कंट्रोवर्सी मैं मानता हूँ, ये जानता है, और ये किस फील्ड में नहीं है। राजनीति में कंट्रोवर्सी है, चिकित्सा विज्ञान में कंट्रोवर्सी है, भगवान सबसे महान है, ईश्वर सबसे बड़ी आत्मा है, आज उसी पे कंट्रोवर्सी है कि हमारे देवता ऐसे हैं, हमारे देवता ऐसे हैं। उस पर तो पूरी दुनिया में जब से मानव जाति रही तब से एकदम से उसमें खून खराबा हो रहा है। अलग अलग धर्म इसी कंट्रोवर्सी पे देख रहे हैं कि अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। तो कंट्रोवर्सी जब तक धरती तब तक कंट्रोवर्सी होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी भी चीज़ में यदि एक लहर उठेगी तो उसके पीछे गड्ढा होना अनिवार्य है, बिल्कुल पर उस कंट्रोवर्सी को कौन स्वीकार करता है हाँ और उसके लिए चैलेंज के साथ अपनी बातों को रखता है। हम तो बिल्कुल कहते हैं कभी भी उसको कंट्रोवर्सी का जवाब यही है जी कि ये नहीं कि अनर्गल बातें प्रलाप में की जाए और कहते हैं कि कोई जादू नहीं हो पाई थी। हाँ एक बड़ा साइंटिफिक है, और इसको स्वीकार भी करते हैं लोग, तभी आज हमारे संविधान में, दुनिया के संविधान में हो पाई थी, इसीलिए छाई है जी क्योंकि उसने अपना सही रिप्रेजेंटेशन दिया है। कंट्रोवर्सी कभी हो नहीं सकती। अज्ञानता एक कंट्रोवर्सी में कुछ कुछ भी बोलता रहे, उसमें हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी